नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम आईपीसी और आईपीसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजद्रोह यानी कि सेडिशन के बारे में। हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा अध्याय 6 के अंतर्गत राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा धारा 121, धारा 122, धारा 124, धारा 125, धारा 126 और धारा 127 के बारे में। आज पढ़ेंगे हम धारा 124A यानी कि राजद्रोह के बारे में। अक्सर हम मीडिया के माध्यम से यह सुनते आए हैं फलाने फलाने व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। आज के दौर में यह विवाद और भी गहरा होता जा रहा है कि जरा सी नारेबाजी को लेकर उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। आज पढ़ेंगे हम राजद्रोह और देशद्रोह में क्या अंतर है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है यानी कि इसका इतिहास क्या है, किन किन लोगों पर अब तक राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी रही। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। अक्सर हम राजद्रोह को देशद्रोह समझ लेते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि राजद्रोह और देशद्रोह में क्या अंतर है। हमारे किसी भी एक्ट या कानून के अंतर्गत देशद्रोह को परिभाषित नहीं किया गया है, सिर्फ राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। और राजद्रोह का मतलब है राजा के खिलाफ या वर्तमान सरकार के खिलाफ विद्रोह पैदा करना राजद्रोह कहलाता है। जैसे हम देशद्रोह समझते हैं, असल में वो है देशद्रोह नहीं, राजद्रोह है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में वर्णित है। यानी कि 124A अगर उसमें ए लग गया तो इसका मतलब यह है कि यह धारा बाद में जोड़ी गई है। तो धारा 124A कहती है अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी बातें बोलता है या लिखता है या उसका समर्थन करता है तो उस पर राजद्रोह यानी कि 124A का मुकदमा लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्हों यानी कि राष्ट्रीय प्रतीकों का संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उस पर भी धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह यानी कि सेडिशन का मुकदमा लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति या समूह अपने शब्दों के माध्यम से या किसी लिखित सामग्री के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के खिलाफ असंतोष जाहिर करेगा या जाहिर करने की कोशिश करेगा या उसका समर्थन करेगा तो उस पर भी धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा। तो यह परिभाषा है राजद्रोह की। तो उसको अधिकतम आजीवन कारावास से लेकर न्यूनतम 3 साल के कारावास से उसके साथ साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने पढ़ा कि भारत सरकार के खिलाफ यानी कि सरकार के खिलाफ आप बोलकर या लिखकर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से असंतोष जाहिर करते हैं या उसके विरुद्ध हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है यानी कि इस कानून का इतिहास क्या है। सबसे पहले इस कानून की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में। अगर कोई व्यक्ति ब्रिटेन में सम्राट की आलोचना करेगा तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसी कानून को भारत में क्रांतिकारियों के दमन के लिए लाया गया, जो कि आया 1860 में। तो इस कानून को भारत में लाया गया सन 1860 में बहावी आंदोलन को दबाने के लिए, और इस कानून को आईपीसी में शामिल किया गया 1870 में। आईपीसी बनी 1860 में और लागू होती है 1862 में, और इस कानून को शामिल किया गया आईपीसी में 1870 में। पहले यह धारा थी धारा 113 जो कि एक अलग से कानून था राजद्रोह। इस कानून को जब आईपीसी में शामिल किया गया तो धारा 124A के अंतर्गत वर्णित किया गया। तो इस कानून का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी भारतीय क्रांतिकारी, जो भी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी लोग थे, उनकी क्रांतियों का दमन करना। तो सबसे पहले इस कानून के अंतर्गत राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया जोगेंद्र चंद्र बोस पर,
जो कि 1891 में चलाया गया, जो कि बाद कहलाता है महारानी बनाम जोगेंद्र चंद्र बोस 1891। जोगेंद्र चंद्र बोस एक अखबार के संपादक थे। जोगेंद्र चंद्र बोस ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने अखबार के माध्यम से एक लेख लिखा। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपनी आलोचना समझा, जिसके तहत उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। दूसरी बार इस कानून का प्रयोग किया गया बाल गंगाधर तिलक पर, जो कि 1897 में किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने अखबार के माध्यम से सरकार की आलोचना की, तो यह मुकदमा चला महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक 1897, 1908 और 1916, यानी कि बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला 3 बार। 8 में उनकी पैरवी की मोहम्मद अली जिन्ना ने, और तीसरी बार जब मुकदमा चला कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बाल गंगाधर तिलक की पैरवी की और उनका मुकदमा लड़ा। और तीसरी बार जब 1916 में राजद्रोह का मुकदमा चला तिलक के खिलाफ, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको बरी कराया। 1922 में महात्मा गांधी पर भी इस कानून का इस्तेमाल किया गया और उनको 6 साल की सजा हुई, जिनको बाद में 2 साल के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद इस कानून के अंतर्गत सुखदेव, राजगुरु आदि जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, उन सब पर इस कानून का प्रयोग किया गया। तो ये मुकदमे थे आज़ादी से पहले के। अब हम बात करेंगे आज़ादी के बाद के कुछ मुकदमों के बारे में। आज़ादी के बाद सबसे पहला मुकदमा था राजद्रोह का केदारनाथ बनाम बिहार राज्य 1962। केदारनाथ सिंह ने, जो कि फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के एक मेंबर थे, उन्होंने बिहार के बेगूसराय जिले में एक भाषण के दौरान सरकार की आलोचना की, जिसके चलते सरकार ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। और पहली बार इस कानून को लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई और इस पर 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ की स्थापना हुई। तो इस कानून को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। सिर्फ सरकार की आलोचना करने से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बन जाता। आज़ादी के बाद दूसरी बार यह मुकदमा चला बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दिन, यानी कि 31 अक्टूबर 1984 के दिन, 2 व्यक्तियों ने, यानी कि बलवंत सिंह और एक उनके साथी ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो उन पर भी राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। लेकिन इस मुकदमे के माध्यम से भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सिर्फ नारे लगा देने से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बन जाता। इसी कानून का इस्तेमाल किया कि तमिलनाडु के कुडनकुलम में, जहां करीब 7000 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। सिर्फ इस आधार पर लगाया गया कि उन्होंने सरकार द्वारा स्थापित परमाणु संयंत्र के स्थापित होने का विरोध किया, और इसी के चलते पूरे गांव के 7000 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। 2012 में कानपुर के कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, उन पर भी संविधान का मजाक उड़ाने के ऊपर यह मुकदमा चलाया गया, जिसको बाद में बरी कर दिया गया। तो इसी राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल किया गया अरुण जेटली, अरविंद केजरीवाल आदि पर किया गया, जिसको माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। 2016 में छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग के नेता कन्हैया कुमार, उमर खालिद, हार्दिक पटेल आदि पर राजद्रोह का मुकदमा चला, जिनको न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया, क्योंकि पुलिस कोई पुख्ता सबूत पेश न कर सकी। जिस समय जेएनयू के प्रांगण में नारेबाजी हो रही थी, उस समय कन्हैया कुमार वहां मौजूद नहीं थे। यानी कि इस कानून के माध्यम से यह देखा गया तत्कालीन सरकार द्वारा उन लोगों पर मुकदमा चलाया गया जो सरकार की आलोचना करते रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में हर बार कहा कि सरकार की आलोचना करने से कोई राजद्रोह नहीं होता, क्योंकि सरकार की आलोचना करना हर व्यक्ति का एक अधिकार होता है, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत आता है। राजद्रोह के कानून को लाया गया 1860 में और 1870 में इसे आईपीसी में शामिल किया गया, जो कि धारा 124(a) के अंतर्गत वर्णित है। क्यों लाया गया? तो राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के आंदोलन को दबाने के लिए लाया गया, जो कि उनकी आलोचना करते रहे थे। जिसमें सबसे पहले इस कानून का इस्तेमाल किया गया
जोगेंद्र चंद्र बोस पर 1891 में। दूसरी बार इस कानून का प्रयोग किया गया बाल गंगाधर तिलक पर, जिन पर 3 बार राजद्रोह के मुकदमे लगे। पहला 1897 में, दूसरा 1908 में और तीसरा 1916 में। महात्मा गांधी पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया जो कि 1922 में लगा। बाकी जितने भी क्रांतिकारी थे सब पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया था। अब हम बात करें कि आज़ादी के बाद किन किन लोगों पर मुकदमा चला, तो सबसे पहले आज़ादी के बाद चला केदारनाथ सिंह पर, जो कि प्रमुख वाद माना जाता है केदारनाथ बनाम बिहार राज्य 1962, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना करना हर व्यक्ति का अधिकार होता है। सिर्फ आलोचना कर देने भर से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। तत्कालीन सरकार इस कानून के माध्यम से जो उनकी आलोचना करते रहे उन पर दबाव बनाती रही है। दूसरी बार इस कानून का प्रयोग किया गया बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में, जहां पर बलवंत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपने साथी के साथ 1984 में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इस पर भी कोर्ट ने कहा कि सिर्फ नारे लगा देने पर से राजद्रोह का मुकदमा साबित नहीं हो जाता। उसके बाद विनायक सेन 1912 में नक्सल विचारधारा को लेकर उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा, लेकिन कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। उसके बाद असीम त्रिवेदी जो कि कानपुर के कार्टूनिस्ट थे, उनको भी बरी कर दिया गया। यानी कि ऐसा माना जाता है कि सरकार अपनी आलोचनाओं को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करती रही है। तो ये है राजद्रोह। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो हम जानेंगे कि इन 2016 से लेकर 2018 के बीच यह आंकड़ा दोगुना हुआ है, यानी कि दुगने लोगों पर दुगने मुकदमे लगाए गए हैं। और यह भी देखा गया है कि करीब 80% मामलों में पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, यानी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हो पाए और उनको रिहा करना पड़ा। और सिर्फ 4 लोगों पर ही, और अब तक सिर्फ 4 लोगों पर ही यह साबित हो पाया है कि वह राजद्रोह है, जबकि हजारों की संख्या में यह मुकदमे लगाए जा चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इस कानून के पक्ष में क्या क्या बातें हैं और विपक्ष में क्या क्या बातें हैं। इस कानून के पक्ष वाले लोग हैं, उनका तर्क है कि यह कानून अलगाववादी, आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी लोगों पर अंकुश लगाने के लिए एक साधन है। अगर कोई विधि द्वारा स्थापित सरकार को अवैध रूप से उखाड़ फेंकने की साजिश करता है तो उसके लिए भी यह शक्ति के रूप में काम करता है यह कानून। तीसरा कहा है कि अगर न्यायालय के विरुद्ध अगर कोई अवमानना करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, लेकिन अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो उसके खिलाफ दंड का प्रावधान क्यों नहीं है। माओवादी विद्रोह के लिए भी इस कानून का इस्तेमाल जरूरी है। तो यह है इसके पक्ष में 3-4 बातें। ठीक है, पहली कि यह कानून आतंकवादी, अलगाववादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों पर अंकुश लगाने का काम करता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा इसमें जो पुख्ता तर्क है वो ये है, विधि द्वारा स्थापित जो सरकार है उसको अगर कोई अवैध रूप से उखाड़ फेंकने की साजिश करता है तो उस पर भी इस कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। जो इस कानून के विपक्ष के तर्क हैं वो ये है, पहला कि यह कानून गांधी के दर्शन के सिद्धांत के खिलाफ है। देश में जो गणतांत्रिक ढांचा है तभी मजबूत हो सकता है जब सरकार की आलोचना की जाए। दूसरा इसमें तर्क है कि सरकार इस कानून के माध्यम से अपने विरोधियों पर अंकुश लगाने तथा उनसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल करती है। तीसरा यह है कि यह अंग्रेजी हुकूमत की निशानी है। जब ब्रिटेन में इस कानून की शुरुआत हुई थी तो ब्रिटेन ने भी इसको 2009 में समाप्त कर दिया। तो इस कानून का जन्मदाता ब्रिटेन है, जब वहाँ समाप्त हो गया तो इस देश में भी समाप्त हो जाना चाहिए। पक्ष और विपक्ष में इस कानून को लेकर बहस होती रही है। तो हमने पढ़ा घृणा फैलाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलकर या लिखकर या दृश्य रूपण करके प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से घृणा फैलाने की कोशिश करता है या हिंसा भड़काने के लिए उत्तेजित करता है तो उस पर
धारा 124 ए के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो ये धारा कौन सी है? धारा है 124 ए यानी कि आईपीसी में। अगर पुलिस किसी पर मुकदमा चलाएगी तो उसके तहत उसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।